जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम 12th में बात कर रहे थे, 12th के 2 चैप्टर हमने बायोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करेंगे। और पुष्पी पादपों से हमारे पास में नीट के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अगर स्क्रीन पे चलते हैं, जहां आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की हम करेंगे बात। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करें उससे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर की बात करेंगे, एक पुष्प की बात करेंगे, एक फूल की बात करेंगे। क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन है वो होगा किसमें? फ्लावर में होगा। किसमें होगा? फ्लावर में होगा। तो इन्हीं फ्लावर्स की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो फ्लावर्स के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले हम याद लिखेंगे यहां पे कि आवर्त बीजी पादपों का, आवर्त बीजी पादपों का प्रमुख लक्षण है। क्या है बेटा? प्रमुख लक्षण है मेन करेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक थैलोफाइटा होता है, एक टेरिडोफाइटा होता है, एक ब्रायोफाइटा होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है और एक एंजियोस्पर्म होता है। तो एंजियोस्पर्म का प्रमुख लक्षण जो है वो कौन है? फ्लावर है। यानी कि वहां क्या पाए जाएंगे? पुष्प पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताएं, स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर यानी पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बेटा पुष्पों का अध्ययन जो है वो कहलाएगा फ्लोरी, क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। समझ रहे हो बात? वहां से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? पुष्प प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? फ्लोरिकल्चर। क्योंकि जिस भी चीज का हम पालन करते हैं, जिस भी चीज को हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए अपन क्या लिख रहे हैं? फ्लोरिकल्चर। अब आप कहोगे सर स्टडी के लिए तो आप कहते हो कि किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी लगा दो, समझो। तो यहां पर हम पुष्प को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो पुष्प की खेती या पुष्प का अध्ययन क्या कहला रहा है अपने पास में? फ्लोरिकल्चर कहला रहा है। या हम इसको कह देंगे पुष्प खेती, खेती कह देंगे। इसको हम पुष्प कृषि। तो कुल मिलाकर है कि स्टडी ऑफ फ्लावर में हम फ्लोरिकल्चर, पुष्प खेती या पुष्प कृषि कह सकते हैं। अच्छा, फ्लावर जो होता है ना बेटा, इसमें रूपांतरित देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? रूपांतरित पर्रोह भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि फ्लावर के अंतर्गत कुछ हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे वो किस में तब्दील होती है? रूपांतरित पर्रोह में तब्दील हो जाती है। दूसरी बात करें, ये जो फ्लावर है वो लैंगिक संरचना की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? लैंगिक संरचना की इकाई होती है। सेक्सुअली स्ट्रक्चर्स जो है वो फ्लावर होगी। यानी कि हम सिंपल बात कहेंगे, भ्रूण को विकसित होने के लिए स्थान प्रदान करती है। किसको प्रदान करगी? भ्रूण को विकसित होने के लिए, विकसित होने के लिए स्थान उपलब्ध करवाती है। क्या करवाती है बेटा? स्थान उपलब्ध करवाती है। ये किसकी बात हो गई? फ्लावर की बात हो गई। अच्छा, लैंगिक संरचना की बात करें तो यहां पे 2 की बात करेंगे हम। एक हम बात पुमंग की, एक हम बात करेंगे जायांग की। जब हम पुमंग का जिक्र करेंगे तो नर की बात करेंगे, और जायांग का जिक्र करेंगे तब हम मादा की बात करेंगे। तो ये फ्लावर की बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, इसी फ्लावर के लिए हम बात करें नेक्स्ट में, तो हम बात करेंगे फ्लावर की संरचना, पुष्प की संरचना की हम बात करेंगे। पुष्प की संरचना की अगर हम बात करें तो पुष्प की संरचना में हमें 4 भाग देखने को मिलते हैं।
कितने भाग देखने को मिलते हैं? 4 भाग देखने को मिलते हैं। ये 4 भाग कौन से होंगे? तो याद रखना, बाह्य दल, एक होता है बेटा दल पुंज, एक होता है पुमंग, और एक होगा जाया। एक क्या होगा? जाया। एक बाह्य दल होगा, एक दल होगा, एक पुमंग होगा, और एक जायांग होगा अपने पास। ठीक है। अच्छा, बाह्य दल क्या होगा? बाह्य दल क्या होगा? तो याद रखना, फ्लावर के में जो पत्ती के समान हरे रंग की संरचना होती, पत्ती के समान हरे रंग की संरचना, हरे रंग की संरचना जो होगी वो क्या है? बाह्य दल। आपने देखा होगा फ्लावर है, फ्लावर के साइड से कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स निकली होती है, जैसे कि ये मैन फ्लावर अपने पास में, यहां से कुछ अपने पास में क्या निकली हुई है? ग्रीन स्ट्रक्चर्स निकली होती है, जो लीफ के समान स्ट्रक्चर होती है, वही क्या है? बाह्य दल। ठीक है। दूसरी अब बात करें यहां पे, जब कलिका अवस्था होती है, जब कलिका अवस्था होती है, तब पुष्प की सुरक्षा, पुष्प की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो याद रखना, पुष्प की सुरक्षा कौन कर रहा है? बाह्य दल कर रहा है। कौन कर रहा है? बाह्य दल कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें पुष्प के आंतरिक भाग को, जो अंदर के जो भाग होते हैं ना, आंतरिक भाग को बांध, क्या करता है बेटा? बांध कर रखता है, जोड़कर रखता है, खुलने नहीं देता। वही दल की बात करें बेटा, वही दल की बात करें तो बाह्य दल से ही इसको क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, और हम कहेंगे बड़े चौड़े विस्तृत, विस्तृत का मतलब फैले हुई, विस्तृत इन चमकदार संरचना, चमकदार संरचना जो है वो क्या है अपने पास में? दल। अच्छा, दल के लिए अगर एक शब्द और यूज हम, तो हम ले सकते हैं पंखुड़ी। क्या ले सकते हैं? पंखुड़ी ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, फ्लावर के अंतर्गत कुछ स्ट्रक्चर्स बनी होती है, जैसे रेड रोज होता है, रेड रोज में देखा होगा कि नीचे डंठल, साथ में कुछ ग्रीन फ्लावर्स होते हैं, उसके बाद में बीच में बहुत सी पंखुड़ियां, घने पंखुड़ियां होती है जो फैली होती है। तो एक एक पंखुड़ी को आप निकालोगे, समझ रहे हो? तो सेम पंखुड़ी कैसी होंगी? बड़ी भी हो, चौड़ी भी हो सकती है, विस्तृत यानी फैली हुई भी होंगी, रंगीन भी, संरचना युक्त भी होगी। वहीं अगर हम बात करें बेटा दूसरा, परागण की क्रिया में सहायता कर, परागण की क्रिया में सहायता करती है। क्लियर बात है? परागण की क्रिया में कौन सहायता करेगा? दल करेगा, यानी पंखुड़ी करेगी। क्लियर बात है? अच्छा, बात करें पुमंग की, बात करें पुमंग की, तो देखो पुमंग का मतलब यहां पर नर लैंगिक संरचना से, किससे है? नर लैंगिक संरचना से। देखो मैं यहां लिखू नर लैंगिक संरचना। अब ये जो नर लैंगिक संरचना है ना, ये कहलाएगी बेटा पुंकेसर। क्या कहलाएगी? पुंकेसर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पुंकेसर कहलाएगी। और ये जो पुंकेसर है ना अपने पास में, ये निर्माण करेंगे पराग कणों का। का निर्माण करेंगे बेटा? पराग कणों का निर्माण करेंगे। क्लियर बात है? अच्छा, जाया, तो नर की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा? मादा। लैंगिक संरचना एजिटीज आ जाएगी। पुंकेसर की जगह चेंज हो जाएगा स्त्री केसर। यहां क्या? स्त्री केसर आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा? एक तो बनेगा अपने पास में माधा युग्मक। क्या बनेगा? माधा में क्या लेके, भ्रूण कोष लेके आएगा, यानी पदार्थ लेके आएगा। क्लियर बात है? तो ये फ्लावर की स्ट्रक्चर्स होती है मेन, जिसमें 4 भाग इंपोर्टेंट होंगे और इसी प्रकार से मौजूद होंगे। क्लियर बात है? चलो दूसरा टॉपिक लेते हैं यहां पे। अब मैं यहां ले लेता हूं बेटा संरचना।
क्या ले रहा हूं मैं बेटा, नर लैंगिक संरचना, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। अच्छा देखो, मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मैंने क्या कहा बेटा, मैंने क्या कहा, ये जो लैंगिक संरचना है ये क्या है, पुमंग, ये क्या है, पुमंग। अच्छा पुमंग जो है क्या कहा, एकल पुंकेसर समूह, एकल पुंक, तो पुंकेसरों का जो समूह वो क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा। अब ये जो पुमंग होगा या ये जो पुंकेसर होता है बेटा दो भागों में बटा होता है, कितने में बटा होगा, दो भागों में, एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा। अच्छा दो भाग कौन से, तो मैं यहां लिख देता हूं दोनों भागों, एक भाग जो होगा वो प्राकोष का होगा और दूसरा जो भाग होगा वो किसका होगा, तंतु का। एक भाग किसका होगा, प्राकोष का, एक भाग किसका होगा, तंतु का। अच्छा प्राकोष का दूसरा नाम सर, तो हम इसको लिखेंगे बेटा एंथर, क्या लिखेंगे, एंथर लिखेंगे। अच्छा प्राकोष क्या है, तो ये वाली जो संरचना है आपको, ये वाली जो संरचना दिख रही है, तो इसमें हम लिखेंगे द्विपालित संरचना। प्राकोष की संरचना कैसी होगी बेटा, द्विपालित संरचना होती है, कैसी होगी, द्विपालित। और द्विपालित को मैं बेटा क्या लिखूंगा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स दिख रही हो आपको, वो क्या है, द्विपालित संरचना। ठीक है, इसके अलावा हम कहें तो इसका एक पॉइंट और लिखेंगे कि द्विकोष्ठीय संरचना मौजूद होंगे, दो कोष्ठ मौजूद होंगे। तो प्राकोष के लिए दो बातें याद रखनी है आपको, ये द्विपालित संरचना होती है और इसमें द्विकोष्ठीय संरचना होती है। और नीचे ये किससे जुड़ा होता है बेटा, तंतु से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, तंतु से जुड़ा होता है। अच्छा इसके अलावा हम बात करें तो ये जो पुंकेसर है, ये जो पुंकेसर है या ये जो प्राकोष है, इसमें दो लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। कितनी बीजाणुधानी पाई जाएंगी, दो लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। अब ये दो लघु बीजाणुधानी है ना, इनको बेटा हम प्राग प्रकोष्ठ भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, प्राग प्रकोष्ठ भी कहेंगे। इनको अपन टेट्रा स्पोंजियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टेट्रा स्पोंजियम भी कह सकते हैं, चतुष्क बीजाणु भी कह सकते हैं, चतुष्क बीजाणु भी कह सकते हैं। अच्छा ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएंगे, तो याद रखना ये पराग कोष बना, ये क्या बनाएंगे, पराग कोष बनाएंगे, पोलन सैक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पराग कोष या पोलन सैक बनाते हैं। क्लियर बात है। अच्छा इसके अलावा हम बात करें कि सर ये जो पुंकेसर है, ये जो एंथर है या ये जो प्राकोष है, इसकी जो संरचना है वो कितने भागों से मिलकर के बनी होगी। तो सेम प्रोसेस याद रखना बेटा, सेम प्रोसेस याद रखना कि ये जो एंथर की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की अगर हम बात करें तो सेम चार भाग, जैसे फ्लावर चार भाग किए थे उसी प्रकार से एंथर के भी हम क्या करेंगे, चार भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे, चार भाग करेंगे। पहला होगा बेटा एपिडर्मिस, पहला क्या होगा अपने पास में, एपिडर्मिस होगा। दूसरा होगा अपने पास में एंडोथीशियम, एंडोथीशियम होगा। तीसरे की बात करें तो तीसरा होगा मिडिल लेयर, क्या होगा, मिडिल लेयर। और चौथा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा टैपिटम। कौन सा होगा, टैपिटम, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी होते हैं। अच्छा ये जो तीन है, ये जो तीनों है बेटा, ये बाहरी परत होती है। कौन सी परत होंगी, बाहरी परत होती है। कौन सी परत है, बाहरी परत है। काम क्या करती है बेटा, सुरक्षा देती है। क्या देती है, सुरक्षा देती है।
उनको सुरक्षित रखने का काम करती है। इसके अलावा एंथर को फटने में भी, एंथर को फटने में सहायता देती है, हेल्प करती है। क्लियर बात है? याद रखना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, बाहरी लेयर होगी, क्या करेंगी? सुरक्षा देंगी। किसको देंगी? अपने पास में एंथर को सुरक्षा दे रही है। एंथर के फटने में कौन सहायता देगा? ये तीनों लेयर सहायता। अच्छा, टैपिटम का बात करें तो टैपिटम क्या रहेगा बेटा? भीतरी परत। कौन सी परत रहेगी? भीतरी परत रहेगी, आंतरिक परत रहेगी, अंदर की ओर उपस्थित रहेगी। अच्छा, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है? तो याद रखना, पराग कणों को पोषण देता है। क्या देती है? पराग कणों को पोषण देती है। और बेटा याद रखना, जहां पे पोषण का जिक्र आ जाता है, जहां पर पोषण का जिक्र आता है, तो आपको याद रखना है टैपिटम को हम नर्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नर्स का काम क्या होता है? भोजन देना, अपने पेशेंट की रखवाली करना। तो एंथर टैपिटम के लिए क्या है? पेशेंट है, उसको भोजन का, उसकी सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा? टैपिटम रखेगा। कौन रखेगा? टैपिटम रखेगा। इसके अलावा याद रखना, इसके भीतर साइटोप्लाज्म अधिक पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो होगा वो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। यहां पे साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। केंद्रक भी यहां पर क्या होगा? एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होंगे, यानी कि सिंगल केंद्रक नहीं होगा, एक से अधिक केंद्रक होंगे। केंद्रकों की संख्या भी क्या रहेगी बेटा? ज्यादा रहेगी। तो इन्हें अपन पॉलीन्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लिएटेड कह सकते हैं, बहुकेंद्रीय भी कह सकते हैं। पॉलीन्यूक्लिएटेड का मतलब एक से अधिक केंद्रक उपस्थित है यहां पे। इसके अलावा टैपिटम के लिए खास बात याद रखना, ये बहुगुणिता होती है। क्या करते हैं? बहुचित करते हैं। ये जो होते हैं ये अपने पास में 2n। क्लियर बात है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर 2n होगी। टैपिटम जो होगा वो बहुगुणिता प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा? बहुगुणिता प्रदर्शित करेगा। अच्छा बेटा एक चीज और याद रखना, मैं पीछे लेके चलता हूं यहां पे। ये जो अपने पास में फ्लावर की स्ट्रक्चर्स के जो 3-4 भाग बताए थे, इनमें से हमने इन दो को मेन अंग बताया था, और जो 2 अंग होते हैं जो जनन में सहायता करते हैं, वो अपने पास में बाह्य दल और दल होते हैं या पंखुड़ी होते हैं, जिन्हें हम सहायक अंगों के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? सहायक अंगों के रूप में जानते हैं। तो ये पास में आती है। अब यहां पर हमने टेपिटम की भी बात कर ली, ठीक है। अब जो एक्चुअली बात होगी वहां अब हम निर्माण करेंगे पोलन कीट का या पराग कणों का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? पराग कणों का। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। किसकी बात करेंगे बेटा? लघु बीजाणु जनन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लघु बीजाणु जनन की बात करेंगे। इन्हें अपन मैक्रोस्पोरेंजियम कह सकते हैं। तो स्पोरोजिनेसिस कह सकते हैं, ठीक है। जहां जिनेसिस हो जाए तो वहां ध्यान रखना कि आपको कुछ ना कुछ बनाने का काम दे रखा है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इन लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत सबसे पहले आएंगे अपने पास में बीजाणु उत्तक आएंगे या लघु बीजाणु उत्तक आएंगे, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू आएंगे। तो मैं सिंपल बात लिखता हूं यहां पे, सबसे पहले लघु बीजाणु उत्तक। क्या लिख दिया मैंने? लघु बीजाणु उत्तक। इनको मैं क्या कहूंगा बेटा? स्पोरोजीनस। स्पोरोजीनस क्या कह रहा हूं? टिश्यू कहूंगा। सबसे पहले कौन आएंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू आएंगे। और ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू होंगे वो प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होंगे। किसमें उपस्थित होंगे? प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होंगे? उपस्थित होंगे। और इनमें क्या पाए जाएंगे? प्राग मात्र कोशिका। क्या पाए जाएंगे? प्राग मात्र। तो यहां क्या प्रेजेंट? अब प्राग मात्र कोशिका। और
प्राग मात्र कोशिका जो है वो हमारे पास में क्या है, 2n है। क्या कहेंगे, 2n। और देखो ये जो प्राग मात्र कोशिका है इनको अपन मियोसाइट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, मियोसाइट। अच्छा मियोसाइट क्यों कह रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि मियोसिस प्रोसेस होगी, मियोसिस प्रोसेस होगी, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस होगी। और जब अर्धसूत्री विभाजन की बात आएगी तो हमें पता है कि 1 से 2 और 2 से 4। अब आप कहोगे सर मियोसिस में कैसे, माइटोसिस में होता, मियोसिस में 2n का क्या होगा, आधा होगा बेटा, और आधा होगा तो 2 बनेंगे, और फिर उसमें अपन मियोसिस सेकंड करेंगे तो 4 होंगे। तो यहां पर हमारे पास में 4 लघु बीजाणु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 4 लघु बीजाणु बन जाएंगे, माइक्रो स्पोर बन जाएंगे बेटा। 4 माइक्रो स्पोर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो 4 माइक्रो स्पोर है ना, ये इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे, यानी कि इनको हम टेट्राड कह सकते हैं। 1 2 3 और 1 4, यानी कि ये टेट्राड बना लेंगे बेटा, टेट्राड बना लेंगे। और ये जो टेट्राड है ना, ये आपस में ये जो नीचे भरा हुआ भाग है जो इनको अलग अलग करने का काम रखता है, इनको हम कहेंगे कैलोस भित्ति। किससे जुड़े होंगे ये बेटा, कैलोस भित्ति से ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या होंगे, जुड़े होंगे। और ये पूरा का पूरा जो टेट्राड है ये कितनी कोशिकाओं में व्यवस्थित होगा, 4 कोशिका के रूप में व्यवस्थित होगा। कितनी कोशिका के रूप में व्यवस्थित होगा, 4 कोशिका के रूप में व्यवस्थित होता है। अब पुंकेसर क्या होगा, पूर्ण से परिपक्व है। पुंकेसर क्या हो जाएगा बेटा, पूर्ण रूप से परिपक्व होगा। पुंकेसर जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा बेटा, परिपक्व हो जाएगा। और जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तो टेट्राड खुलेगा। टेट्राड जो है चतुष्क जो है वो क्या खुल जाएगा, खुल जाएगा। ये जो भित्तियां है ये क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। और भित्तियां अलग होंगी तो यहां प्रेजेंट कोड है माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु, वो क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर बात, ये स्ट्रक्चर्स होती है लघु बीजाणु जनन। अच्छा अब इसको हम लघु बीजाणु जनन को पढ़े तो क्यों ना हम इस लघु बीजाणु जो बन के आया है इसकी स्ट्रक्चर भी देख ले, इसकी स्ट्रक्चर भी देख ले। लघु बीजाणु की संरचना की बात कर ले, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर की बात कर ले। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर जो है बेटा, इसके लिए अगर हम कुछ पॉइंट्सों की बात करें तो इनके लिए हम सीधी बात करेंगे कि ये जो लघु बीजाणु जो होते हैं उनकी आकृति जो होती है, उनकी जो आकृति जो होती है वो क्या होगी बेटा, गोलाकार। आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। और इनका जो व्यास होता है बेटा, इनका जो डायामीटर होगा, इनका जो डायामीटर होगा या व्यास होगा बेटा, वो होगा 25 से 50 म्यूएम, यानी माइक्रो मीटर होता है। क्या होगा बेटा, माइक्रोमीटर होता है। व्यास क्या होगा, माइक्रोमीटर होगा। अच्छा इनकी भित्ति जो होगी, इनकी जो भित्ति होगी या इनके चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट है वो मोटी होगी। कैसी होगी बेटा, मोटी होगी, या मैं लिखूं कैसी होगी, कठोर होती है। भित्ति जो होगी मोटी होती है या कठोर होती है, या इसको लिखे कि 2 परतों से मिलकर के बनी होती है। कितने परतों से मिलकर के बनी, 2 परतों से मिलकर के बनी होती है। देखो डायग्राम बनाए ना बनाए अलग बात है, क्योंकि डायग्राम्स इतने इंपोर्टेंट अपने पास में आते जरूर है लेकिन ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें। क्लियर बात है, ये तो बात किसकी हो गई अपने पास में, लघु बीजाणु संरचना की। अच्छा सर स्ट्रक्चर्स अगर बात करें तो ये कैसे प्रेजेंट होंगे, तो याद रखना
बेटा याद रखना, एक लेयर, दो लेयर, ये दो। अब इन दो लेयरों की बात करें तो एक को मैं लिखूंगा एक्साइन और एक को बेटा मैं क्या लिखूंगा, इंटाइन। एक तो क्या होगी एक्साइन और एक क्या होगी बेटा, इंटाइन। समझ रहे हो बात को? अच्छा ये सर एक्साइन किससे मिलकर बनी होगी? तो याद रखना, स्पोरो किससे मिलकर बनती है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनती है। और वही अगर हम इंटाइन की बात करें, वो सेलुलोज पैक्टिन से बनती है। किससे बनती है? सेलुलोज पैक्टिन से बनती है। अच्छा देखो, ये जो स्पोरोपोलेनिन है ना, ये बहुत ही कठोर होती है। क्या होती है? बहुत ही कठोर होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं ठोस होती है ये, हम लिखेंगे मोटी होती है ये, हम ये कहेंगे कार्बनिक पदार्थों के प्रति प्रतिरोधी होती है। कार्बनिक पदार्थों के प्रति प्रतिरोधी होती है, इतनी घातक होती है। अर्थात भी लिख सकते हैं इस स्पोरोपोलेनिन को कोई भी एंजाइम तोड़ नहीं सकता। इस स्पोरोपोलेनिन को कोई भी एंजाइम जो है वो तोड़ नहीं सकता है, ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी। लेकिन चीज ये भी याद रखना, जहां स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होती है, जहां स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होती है वहां जनन छिद्र कहते हैं। कहेंगे जनन छिद्र कहते हैं। तो ये हमारे पास में लघु बीजाणु की संरचना भी हो जाती है। अच्छा लघु बीजाणु की संरचना के बाद में हम बात करें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है लघु बीजाणु का विकास। किसकी बात करेंगे? लघु बीजाणु के विकास की, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो की बात करेंगे बेटा। तो यहां पर माइटोसिस होगा बेटा। क्या होगा? माइटोसिस। समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन से यहां पर क्या मिलेंगे बेटा? पोलन ग्रेड, यानी कि पराग कण बनेंगे अपने पास में। अब ये जो पराग कण है या ये माइटोसिस जो है, ये दो कोशिकाएं बनाएंगी। एक तो कायिक कोशिका बनाएंगे हमारे पास में, और एक कौन सी बनाएंगी? जननी कोशिका। एक क्या बनाएंगी? जननी कोशिका। अच्छा कायिक कोशिका का नाम तो मैं लिख दूं वेजिटेटिव सेल, और जननी का नाम क्या लिखूंगा मैं बेटा? रिप्रोडक्टिव सेल। क्या बनाऊंगा? रिप्रोडक्टिव सेल। क्लियर बात है? अच्छा कायिक कोशिका और जननी कोशिका ये गुणित है, और ये भी क्या रहेगी? अगुणित रहेगी। समझ रहे हो बात को? अच्छा एक चीज और पूछो आप यहां से, सर इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क क्या है? तो देखो इनके फर्क की बात करें तो इनका आकार जो है वो क्या है? इनका आकार क्या है बेटा? छोटा। एक का आकार तो क्या होगा? बड़ा। कायिक कोशिकाओं का आकार क्या है? बड़ा। जननी कोशिकाओं का आकार क्या है बेटा? छोटा। एक का आकार बड़ा, एक का आकार क्या है? छोटा। क्लियर बात है? दूसरी बात करें तो यहां हम लिखेंगे अनियमित केंद्रक। अनियमित केंद्रक की आकृति, यानी केंद्रक की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होगी। बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बीच की भी रह सकती है। लेकिन यहां जननी कोशिकाओं में क्या लिखूंगा बेटा मैं? नियमित केंद्रक की उपस्थिति, यानी केंद्रक की एक निश्चित आकृति पाई जाएगी। क्लियर बात है? अच्छा एक और बात लिखे यहां पे, बेटा, प्रचुर खाद्य पदार्थ, यानी कि भोज्य पदार्थ जो होंगे पूर्ण रूप से पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? पूर्ण रूप से पाए जाएंगे, बहुतायत से पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? बहुतायत से यहां पर खाद्य पदार्थ। इसके अलावा यहां पे बेटा सघन जीव द्रव्य पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सघन जीव द्रव्य पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट।
इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इनकी होंगी बेटा वो तर्कु आकृति का होगा। कैसा होगा? तर्कु आकृति का होगा, स्पिंडल शेप होगा। कैसा होगा? स्पिंडल शेप होगा। तो आप ये कह सकते हो टू सेल स्टेज जो है, आप जो है वो क्या कहोगे बेटा? टू सेल स्टेज जो है, ये जो टू सेल स्टेज वो हमारे पास में किसकी है? पोलन ग्रेन की। क्या है? पोलन ग्रेन। और ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये है नर युग्म कोदबीज। ये क्या है बेटा? नर युग्म कोदबीज। क्लियर बात करेगा? ये क्या है? नर युग्म कोदबीज, मेल गैमेटोफाइट। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा बेटा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं 60% एंजियोस्पर्म, किसकी बात कर रहा हूं मैं? 60% एंजियोस्पर्म पादप की, तो वहां अगर पोलिनेशन, 60 एंजियोस्पर्म पादप है, अगर होता है, यहां परागण, तो इस परागण से हमारे पास में टू सेल ही प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होंगी? टू सेल। कितनी होंगी? टू सेल ही होंगी। अगर हम अन्य की बात करें, अन्य एंजियोस्पर्म का मतलब बेटा 40% अगर एंजियोस्पर्म की बात हो रही है अपने पास में, तो वहां जनन कोशिकाओं में, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जनन कोशिकाओं की बात कर रहा हूं। वहां पर क्या होगा? माइटोसिस होगा, और इस माइटोसिस से 3 सेल बढ़ेंगी। कितनी स्टेज आएगी? 3 सेल्ड स्टेज आएंगी यहां पर। तो ये टोटल जो बातें थी बेटा, वो नर युग्म कोद भी, लघु बीजाणु जनन की, या प्राकणों के निर्माण की, या नर लैंगिक संरचना की टोटल बातें जो है वो हमारे पास में इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। क्लियर बात है? अब हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं मादा लैंगिक जनन की, या मादा लैंगिक संरचना। देखो जैसे हमने नर लैंगिक संरचना पढ़ी थी, सेम उसी प्रकार से हम किसको पढ़ेंगे? मादा लैंगिक संरचना। अब मादा लैंगिक संरचना जो है बेटा, वो हमारे पास में क्या थी? वो हमारे पास में क्या थी बेटा? नर लैंगिक संरचना क्या था? पुमंग। मादा लैंगिक संरचना क्या है? जायांग। और यहां पे जायांग है, उसके लिए हम शब्द यूज में लेंगे स्त्री केसर का समूह। वहां क्या ले रहे थे अपन? पुंकेसर का समूह। किसका ले रहे थे? पुंकेसर का समूह। यहां किसका ले लेंगे? स्त्री केसर का समूह। अब हम बात करें, अगर हमारे पास में एक अंडजायांग है, क्या बेटा? एक अंडपी जायांग है, तो एक स्त्री केसर मौजूद होगा, एक स्त्री केसर उपस्थित। अगर एक अंडपी जायांग है तो एक स्त्री केसर उपस्थित होगा, या एक स्त्री केसर से बना होगा। और अगर बहुअंडपी है, अगर क्या है बेटा? बहुअंडपी, तो बहु का मतलब है एक से ज्यादा, और ज्यादा की बात होगी तो हम दो स्त्री केसर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दो स्त्री केसर की बात करेंगे। तो उपस्थित लिख देंगे, या हम क्या लिखेंगे बेटा? बना हुआ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बना हुआ लिखेंगे। क्लियर बात है? अच्छा, जैसे पुंकेसर की संरचना की बात की थी हमने, प्रकार हम किसकी बात करेंगे? स्त्री केसर की संरचना की बात करेंगे। स्त्री केसर की संरचना कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की यहां हम बात कर लेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की बात करें, स्त्री केसर की संरचना की बात करें, तो यहां पर 3 संरचना पाई जाती, या 3 भाग मौजूद होते हैं। इन 3 भागों की बात करें तो एक होता है बेटा वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर ही ऊपर क्या मिलेगा आपको? वर्तिकाग्र होता है, जिसे हम, हमारे पास बेटा वर्तिका होता है, जिसे हम स्टाइल कहेंगे।
तीसरा हमारे पास में बेटा अंडाशय होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। यानी कि एक स्त्री केसर को बनाने के पीछे कितना हाथ है, 3 हाथ, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र की बात करें, वर्तिकाग्र की अगर हम बात करें बेटा, सबसे सतह, यानी कि सबसे ऊपर का जो भाग होगा, यानी कि ये भाग, तो सबसे ऊपर का जो भाग, सबसे ऊपरी भाग या प्लेट नुमा भाग, प्लेट नुमा भाग क्या है अपने पास में, वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर ही ऊपर जो प्लेट नुमा गोल स्ट्रक्चर्स होगा, वही हमारे पास में क्या होगा बेटा, वर्तिकाग्र होगा। वही क्या होगा बेटा, वर्तिकाग्र होगा। ठीक है। अच्छा, वर्तिका की बात करें, वर्तिका की अगर हम बात करें तो सीधी लिखेंगे, यह भाग पतला, लंबा व नलिका नुमा होता है। कैसा होगा बेटा, हो सकता है या लंबा हो सकता है या नलिका के समान, तो ये सीधी ऐसे, ये नलिका रूपी संरचना क्या हो गई अपने पास में, वर्तिका की। अब ये क्या काम करता है, या पाया कहां जाएगा, तो सिंपल बात याद रखना, वर्तिकाग्र के नीचे उपस्थित होता है। किसके नीचे उपस्थित होगा, वर्तिकाग्र के। काम क्या करेगा ये, तो ये अपने पास में परागनाल से अंडाशय तक पहुंचाता है, परागनाल को अंडाशय तक पहुंचाता है, अंडाशय तक पहुंचाता है। ये लो बेटा, क्लियर बात है। अब जो परागकण आए थे अपने पास में, उनको कहां लेके जाएगा, नीचे, तो अपन लिख देंगे परागनाल से होते हुए अंडाशय तक लेके जाते हैं। अंडाशय क्या होता है, तो पहला नीचे का फूला, नीचे का फूला हुआ जो है वो क्या है बेटा, अंडाशय। नीचे का फूला हुआ भाग क्या है, अंडाशय है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर कोष्ठक उपस्थित होते हैं, इसके अंदर कोष्ठ उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कोष्ठ उपस्थित होते हैं, चैम्बर्स बने होते हैं, और इन चैम्बर्स को हम क्या कहेंगे, गर्भाशय गुहा। क्या कहेंगे बेटा, गर्भाशय गुहा कहते हैं। तो ये स्त्री केसर का संपूर्ण भाग में हम बात करते हैं एक संरचना की जो बनी हुई, और ये जो संरचना बनी हुई है बेटा, ये बनी हुई है बीजांड की, और बीजांड को बेटा हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। बीजांड जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो बीजांड दे रखा है वो एनाट्रोपस दे रखा है बेटा। बीजांड दे रखा है एनाट्रोपस बीजांड। अच्छा, एनाट्रोपस बीजांड की सर खास बात क्या है, तो बेटा ये 180 डिग्री पर उपस्थित होता है। कितनी डिग्री पर, 180 डिग्री पर घूमा होता है। क्या होता है, घूमा होता है। क्लियर बात है। अच्छा, इस पूरी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, तो इस स्ट्रक्चर्स में आपको मैंने बहुत सारे नाम मेंशन किए। अब इन नामों की अगर हम बात करें, तो बीजांड जो है, बीजांड जो है ये जिस तंतुनुमा संरचना से जुड़ता है, या जिस तंतुनुमा संरचना द्वारा किससे जुड़ता है, अपरा से जुड़ता है, उस संरचना को मैं क्या कहूंगा, बीजांड वृंत कहूंगा। क्या कहूंगा, बीजांड वृंत कहूंगा, या हम कहे बीजांड वृंत। बीजाणु, बीजांड से या जिस संरचना से जुड़ता है उसे हम हाइलम कहते हैं, यानी कि नाभिक कहते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पे, बीजांड प्लस बीजांड वृंत संधि, बीजांड वृंत संधि स्थल। तो ये संधि स्थल क्या कहलाएगा बेटा, अपने पास में नाभिक कहलाएगा। याद रखना, तो ऊपरी भाग का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन कर रहा है, नाभिक कर रहा है। कौन कर रहा है, नाभिक। इसके बाद में हम बात करें बीजांड के चारों तरफ, बीजांड के चारों तरफ कई प्रकार की लेयर्स मौजूद होती हैं, सुरक्षात्मक आवरण मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहेंगे,
अध्यावरण कहेंगे, इंट्यूगमेंट कहते। क्या कहेंगे? अध्यावरण या इंट्यूगमेंट कहेंगे। और जिस जगह पर कोई लेयर नहीं पाई जाती है, ये जहां से खुला होता है, उसे बेटा हम बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहेंगे? बीजांड द्वार कहते हैं, या माइक्रोपाइल छिद्र कहते हैं, या माइक्रोपाइल सिरा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बात करें, बीजांड के विपरीत दिशा की बात करें तो उसे हम कहेंगे चैलेजा कहेंगे। और ये जो चैलेजा है या ये जो निभाग है, ये आधारीय भाग का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करेगा बेटा? आधारीय भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बीज के अंदर बीजांड मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? बीजांड काय मौजूद होगा, न्यूसेलस मौजूद होगा। और ये जो न्यूसेलस है, इसके अंदर भ्रूण कोश एम्ब्रोयोसेक मौजूद होगा। और एक बीजांड काय में एक ही भ्रूण कोश मौजूद होता है, दूसरा भ्रूण कोश मौजूद नहीं होता है। क्लियर बात है? तो यहां पर अपन कुछ बातें कर लिए, कुछ बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इस पूरी वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को